अगर हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के आधार अभित्यजन के तत्वों की बात करें तो अभित्यजन का पहला तत्व अभित्यजन का तथ्य, दूसरा अभित्यजन की इच्छा और अभित्यजन तीसरा जो है कि अभित्यजन बिना किसी उचित कारण के होना चाहिए और जो चौथा तत्व है अभित्यजन का बिना सम्मति के कि अभित्यजन करने वाले पक्षकार ने अभित्यजन दूसरे पक्षकार की सहमति से, कंसेंट से, सम्मति से नहीं किया है। यदि अभित्यजन दूसरे पक्षकार की सहमति से है तो वह अभित्यजन का दोषी नहीं होगा। पक्षकार जब पृथक्करण के करार के अंतर्गत अलग अलग रह रहे हों तो उनमें से कोई भी अभित्यजन का दोषी नहीं माना जाएगा। भगवती बनाम साधु राम के मामले में पंजाब उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले में जहां पत्नी एक समझौते के अंतर्गत पति से अलग रह रही थी, न्यायालय ने कहा कि वह अभित्यजन का दोषी नहीं है। सहमति अभिव्यक्त भी हो सकती है, एब्सोल्यूट भी हो सकती है या विवक्षित इम्प्लाइड भी हो सकती है। यह उस समय दी जा सकती है जब पक्षकार घर छोड़कर जाता है या उसके पश्चात भी दी जा सकती है। विपिन चंद बनाम प्रभावती के मामले में जो डिसर्शन अभित्यजन से संबंधित एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस है में पति ने अपनी सम्मति बाद में दी, जबकि उसके तार द्वारा पत्नी के पिता को सूचित किया गया कि वह प्रभा को यानी पत्नी को ना भेजे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत यह कानूनी वैधानिक उपबंध है कि अभित्यजन वैवाहिक अनुतोष के लिए तभी आधार होगा जबकि अभित्यजन कम से कम 2 वर्ष की कालावधि का है। अर्थात कोई भी पक्षकार, हिंदू विवाह का कोई भी पक्षकार, वह चाहे पति हो या पत्नी हो, न्यायिक पृथक्करण या विवाह विच्छेद के लिए अगर अभित्यजन के आधार पर याचिका प्रस्तुत करना चाहता है तो वो अभित्यजन का आधार तभी होगा, अभित्यजन तभी आधार बनेगा जब कम से कम 2 वर्ष की कालावधि का अभित्यजन हो चुका है। 2 वर्ष की कालावधि पूर्ण होने के पूर्व अभित्यजन का वैवाहिक अपराध घटित नहीं होता है। अभित्यजन एक चालू रहने वाला अपराध है, यह एक अपूर्ण अपराध है। इससे तात्पर्य यह है कि एक बार आपराधिक कृत्य के आरंभ होने पर चालू रहता है जब तक कि वह अभित्यजन करने वाले पक्षकार के किसी कृत्य या आचरण के द्वारा समाप्त ना हो जाए। यह अपराध 2 वर्ष की कालावधि पूर्ण होने पर भी तब तक अपूर्ण रहता है जब तक कि दूसरा पक्षकार न्यायालय में याचिका प्रेषित ना कर दे। दूसरे शब्दों में, न्यायालय में वैवाहिक अनुतोष की याचिका प्रेषित करने पर ही अभित्यजन पूर्ण होता है, उससे पूर्व अपूर्ण रहता है। अतः यदि अभित्यजन करने वाला पक्ष चाहे तो याचिका प्रेषित होने के पूर्व अपने कृत्य या आचरण के द्वारा उसे समाप्त कर सकता है। विपिन चंद वर्सेस प्रभावती और लक्ष्मण बनाम मीना, दोनों ही मामलों में पत्नी ने वैवाहिक ग्रह का परित्याग किया था। दोनों में ही प्रश्न यह था कि क्या पत्नी समस्त वैधानिक कालावधि से अभित्यजन में रही। प्रथम मामले में विपिन चंद वर्सेस प्रभावती में उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पत्नी समस्त कालावधि तक अभित्यजन में नहीं रही है और दूसरे लक्ष्मण बनाम मीना में उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह समस्त कालावधि तक अभित्यजन में रह रही है। यह आवश्यक है कि 2 वर्ष की कालावधि पूर्ण होने पर ही याचिका प्रेषित की जा सकती है। अभित्यजन की क्या समाप्ति हो सकती है? अन्य वैवाहिक अपराधों से अभित्यजन भिन्न है। जार कर्म का अपराध पति या पत्नी से अन्य किसी व्यक्ति के साथ मैथुन करते ही पूर्ण हो जाता है। इसी भांति क्रूरता, क्रुएल्टी का अपराध क्रूर कृत्य या आचरण करते ही पूर्ण हो जाता है। परंतु अभित्यजन में जो अभित्यजन का अपराध है, पति या पत्नी के द्वारा स्वेच्छा से बिना दूसरे पक्षकार की सहमति के और बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण के स्थायी रूप से वैवाहिक ग्रह के परित्याग करने पर भी पूर्ण नहीं होता है। यह वैधानिक कालावधि की समाप्ति पर भी पूर्ण नहीं होता है। अभित्यजन, डेजर्शन एक ऐसा वैवाहिक अपराध है जो पूर्ण होने के पूर्व अभित्यजन करने वाले पक्षकार के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अभित्यजन का अपराध कई तरीकों से समाप्त किया जा सकता है।
उनमें नंबर 1 आप कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन पुनः आरंभ करके, मैथुन या सहवास पुनः आरंभ करके, या घर वापस आने की इच्छा व्यक्त करके, या पुनः मिलने का प्रस्ताव करके। दाम्पत्य जीवन पुनः आरंभ करके न्यायालय में याचिका पिटीशन प्रेषित होने के पूर्व यदि पक्षकार दाम्पत्य जीवन का पुनः आरंभ कर देते हैं तो अभित्यजन समाप्त हो जाता है। दाम्पत्य जीवन का पुनः आरंभ आपसी सहमति के द्वारा होना चाहिए और इसका तात्पर्य पूर्ण पुनः मिलन होना चाहिए। अतः यदि अभित्यजन करने वाला पक्षकार वैवाहिक गृह में बिना पुनः मिलन की इच्छा के आकर कुछ दिन ठहर जाता है तो यह दाम्पत्य जीवन का पुनः आरंभ करने की संज्ञा में नहीं आएगा और अभित्यजन समाप्त नहीं होगा। दूसरी ओर यदि अभित्यजन करने वाला पक्षकार पुनः मिलन की सद्भावनापूर्ण इच्छा से दाम्पत्य जीवन पुनः आरंभ करने के लिए वैवाहिक गृह में आता है, परंतु दूसरा पक्षकार दाम्पत्य जीवन पुनः आरंभ करने से इनकार कर देता है, तो भी अभित्यजन समाप्त हो जाएगा। इनकार के क्षण से दूसरा पक्षकार अभित्यजन का दोषी होगा और यदि यह स्थिति 2 वर्ष तक चलती रहे तो पहला पक्षकार उससे अभित्यजन के आधार पर न्यायिक पृथक्करण या विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकता है। ये अभित्यजन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर पहले अभित्यजन करने वाला पक्षकार वैवाहिक जीवन में पुनः आ रहा है और दूसरा पक्षकार अब मना करता है तो पहले पक्षकार के अभित्यजन का दोष समाप्त हो जाएगा और वो दूसरे पक्षकार का अभित्यजन प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा जो है मैथुन पुनः आरंभ करके। मैथुन दाम्पत्य जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि अभित्यजन के पश्चात यदि पक्षकार मैथुन पुनः आरंभ कर दें तो अभित्यजन समाप्त ही हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन को पुनः आरंभ करने की दिशा में यदि मैथुन एक पग है तो मैथुन के पुनः आरंभ द्वारा अभित्यजन समाप्त हो जाएगा। फिर चाहे कुछ समय पश्चात पक्षकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दाम्पत्य जीवन का पुनः आरंभ उनके लिए असंभव है। घर वापस आने की इच्छा व्यक्त करके अभित्यजन करने वाला पक्षकार यदि निष्कपट रूप से घर वापस आने की इच्छा व्यक्त करे तो अभित्यजन समाप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए अभित्यजन करने वाला पक्षकार पत्र के द्वारा दूसरे पक्षकार को यह लिखता है कि वह दाम्पत्य जीवन पुनः आरंभ करने का इच्छुक है। यदि अनुमति हो तो वह घर वापस आ जाए, परंतु दूसरा पक्षकार या तो उस पत्र का उत्तर ही ना दे या उसका स्वागत करने को तत्पर ही ना हो तो अभित्यजन समाप्त हो जाएगा। विपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती का मामला जो 1957 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था में यही हुआ। पत्नी ने पति गृह आने की इच्छा व्यक्त की, परंतु पति ने तार के द्वारा सूचित किया कि वह ना आए। पत्नी का अभित्यजन उसी दिन समाप्त हो गया। हॉल वर्सेस हॉल इंग्लैंड के मामले में पति पत्नी एक पृथक्करण के अनुबंध के अंतर्गत, सेपरेशन के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अलग अलग रह रहे थे। तत्पश्चात पति ने पत्र के द्वारा और मौखिक वार्तालाप में पत्नी से कहा कि वह अब वापस घर आकर रहने लगे, किंतु पत्नी ने इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि पति का प्रस्ताव सच्चा और निष्कपट था, अतः पत्नी अभित्यजन की दोषी है। पुनः मिलन के सच्चे और निष्कपट प्रस्ताव के द्वारा अभित्यजन समाप्त किया जा सकता है। इस भांति के प्रस्ताव में कोई शर्तें या सीमाएं नहीं होनी चाहिए। यह निश्चल और निर्मल प्रस्ताव होना चाहिए और प्रस्ताव में पूर्ण दाम्पत्य जीवन पुनः स्थापित करने के लिए होना चाहिए। प्रस्ताव का ध्येय यदि संभावित न्यायिक कार्यवाही को रोकना मात्र है तो वह फिर सच्चा प्रस्ताव नहीं है। श्यामचंद्र बनाम जानकी के मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पत्नी ने जिसे पति ने घर से निकाल दिया था, पति के विरुद्ध भरण पोषण के लिए न्यायिक कार्यवाही की। इस कार्यवाही में पक्षकारों के बीच में समझौता हो गया और पति ने पत्नी को अपने पास रखने और भरण पोषण देने का वचन दिया, परंतु पति अपने वचन से मुकर गया और न ही उसने पत्नी को वापस घर बुलाया, न ही भरण पोषण दिया। पत्नी की ओर से जब कुछ व्यक्तियों ने पति को अपना वचन निभाने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया और धमकी दी कि वह विवाह विच्छेद की कार्यवाही करेगा। तत्पश्चात उसने पत्नी के अभित्यजन के आधार पर न्यायिक पृथक्करण की याचिका प्रेषित की। न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी। उसने अपील की और न्यायालय के समक्ष पत्नी को वापस घर ले जाने का प्रस्ताव रखा। न्यायालय ने कहा कि यह प्रस्ताव न सच्चा है
ना निष्कपट पत्नी ने उसे ठीक ही अस्वीकार कर दिया है। परंतु यदि प्रस्ताव सच्चा और निष्कपट है तो दूसरा पक्ष उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि वह अस्वीकार करता है तो वह उसी क्षण से वह अभित्यजन का दोषी हो जाएगा। परंतु दूसरा पक्षकार प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कुछ औचित्यपूर्ण शर्तें रख सकता है, और यदि अभित्यजन करने वाला पक्षकार उन शर्तों को ना माने तो फिर अभित्यजन समाप्त नहीं होगा। शर्तें औचित्यपूर्ण है या नहीं यह निर्भर करेगा कि पक्षकारों के बीच बीते हुए जीवन पर, अभित्यजन करने वाले पक्ष के कृत्य और आचरण आदि पर। अभित्यजन में सबूत का भार किस पर होता है? अभित्यजन डिसर्शन सिद्ध करने का भार याचिकाकार पर है, पिटिशनर पर है। पहले यह मत था कि उसे प्रतिपक्षी के अपराध के औचित्यपूर्ण संशय के परे सिद्ध करना होगा, परंतु दास्ताने बनाम दास्ताने का मामला जो क्रूरता के अंतर्गत भी एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस है, 1957 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया के पश्चात अब ये मान्य है कि औचित्यपूर्ण संभावना के आधार पर भी अभित्यजन सिद्ध किया जा सकता है। अभित्यजन के 5 तत्वों को सिद्ध करने का भार भी पिटिशनर पर है, याचिकाकार पर है।